देश के नए राष्ट्रपति के लिए मतदान हो चुका है और अब इंतजार है 21 जुलाई का, जिस दिन मतगणना होगी। लेकिन अब इसी बीच एक और चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है और वो है उपराष्ट्रपति चुनाव, जिसके लिए 6 अगस्त को वोटिंग होनी है। ऐसे में दोनों पक्षों ने अपने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया और विपक्ष के ऐलान के बाद से ही सत्ता पक्ष में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि विपक्ष ने बहुत सोच समझकर अपने उम्मीदवार का चयन किया है और इसके जरिए विपक्ष ने एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की है। तो क्या है विपक्ष की रणनीति और कैसे लग सकता है बीजेपी को झटका? कैसे विपक्ष का ये दांव पड़ेगा सत्ता पक्ष पर भारी? इन सभी सवालों पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आइए जानते हैं कि कैसे विपक्ष बीजेपी पर भारी पड़ता दिख रहा है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में अब दोनों दलों की तरफ से अपने अपने उम्मीदवार को जिताने की कवायद तेज हो गई है। 16 जुलाई को जहां पहले सत्ता पक्ष ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा की और जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार घोषित किया, तो वहीं 17 जुलाई को काफी सोच विचार के बाद विपक्ष ने बीजेपी के दांव को फेल करने के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। और इसी ऐलान के साथ विपक्ष ने सत्ता पक्ष की बेचैनी बढ़ा दी, खासतौर पर बीजेपी की, क्योंकि विपक्ष का यह दांव सिर्फ उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि आगामी विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव पर भी असर डाल सकता है। यानी विपक्ष ने बहुत सोच समझकर दांव चला है। इतना ही नहीं, विपक्ष के इस दांव को राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से चले गए आदिवासी काट का काट भी समझा जा रहा है। आखिर कैसे, इस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मार्गरेट अल्वा आखिर है कौन। तो आपको बता दें कि राजस्थान की पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा कांग्रेस की वरिष्ठ सदस्य हैं। 80 साल की अल्वा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। वो कर्नाटक से आती हैं। कर्नाटक में 1 साल के अंदर ही विधानसभा चुनाव होना है और अल्वा के सहारे कांग्रेस दक्षिण भारत में बीजेपी के हाथ से एकमात्र राज्य को भी छीनने की कोशिश में जुट गई है। अल्वा 5 बार संसद सदस्य रही हैं। वो 4 बार राज्यसभा और 1 बार 1999 में लोकसभा की सदस्य चुनी गई। मार्गरेट अल्वा राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। राजीव कैबिनेट में संसदीय कार्य और युवा विभाग की मंत्री रही थी, जबकि राव की सरकार में पब्लिक और पेंशन विभाग की मंत्री रही थी। इसके अलावा वो राजस्थान, गोवा, गुजरात और उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। और अब विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए इनके नाम पर मोहर लगा दी है। हालांकि इसके साथ ही विपक्ष ने एक बार फिर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उसने राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सर्वसम्मति बनाने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पद के लिए कांग्रेस ने अल्वा को ही क्यों चुना? क्या है इसके पीछे की विपक्ष की रणनीति और कैसे विपक्ष का ये दांव बीजेपी पर पड़ेगा भारी? ये कई सवाल इस समय सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो अब आपको इनके जवाब देते हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान कर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की थी, जिसमें से सबसे पहला निशाना है किसान। कृषि बिल को लेकर सरकार ने किसानों को नाराज कर दिया था। हालांकि लगातार 1 साल से ज्यादा समय तक आंदोलन करके किसानों ने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन किसानों की अभी बहुत सी मांगे हैं जिनको पूरा करने का सरकार ने लिखित आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। किसानों की नाराजगी अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में जगदीप को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी किसानों को साधना चाहती है, क्योंकि जगदीप खुद किसान परिवार से आते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की नजर राजस्थान चुनाव पर भी है। 2023 के आखिर में होने वाले राजस्थान चुनाव के लिहाज से भी पार्टी ने दांव चला है, क्योंकि राजस्थान जगदीप का गृह राज्य है। तो बीजेपी ने अपने इस कदम से राजस्थान की जनता को लुभाने की कोशिश की है। अब बीजेपी के नेहले पर दहला चलते हुए विपक्ष ने अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया है और इसके जरिए विपक्ष ने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और साथ ही 2024 चुनावों के लिए बड़ा दांव चला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्वा अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं। ऐसे में अल्वा के सहारे कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की कोशिश की है। और बात अगर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की करें तो आने वाले समय में यहां भी चुनाव है और अल्वा गुजरात, राजस्थान में राज्यपाल भी रह चुकी हैं।
इतना ही नहीं, विपक्ष के इस दाव से बीजेपी के राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू को उतार कर चले गए आदिवासी काट की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि दावा किया जाता है कि अलवा की पकड़ आदिवासी समाज में भी मजबूत है। ऐसे में आदिवासियों को भी साधने में मदद मिल सकती है और मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन सभी जगह आदिवासी समुदाय का प्रतिशत अच्छा है। इसके साथ ही राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू को उतार कर बीजेपी ने जो महिला कार्ड चला था, तो अब विपक्ष ने उपराष्ट्रपति चुनाव में महिला प्रत्याशी उतारकर बीजेपी का महिलाओं को लुभाने वाला दांव भी फेल कर दिया है। यानी विपक्ष ने अपनी सूझबूझ से बता दिया कि उसकी निगाह सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव पर नहीं बल्कि आगामी चुनाव पर भी है और उसका ये दांव उसे आगामी विधानसभा और लोकसभा में भी फायदा पहुंचाएगा। इसके साथ ही सरकार की कई नीतियों से अब उसके अपने भी खफा नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई एनडीए सहयोगी भी उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन कर सकते हैं। विपक्ष के उम्मीदवार के नाम का ऐलान होते ही शिवसेना ने अपना रुख साफ कर दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए उद्धव गुट एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगा, जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष एकजुट है। राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना उपराष्ट्रपति के लिए विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अलवा का समर्थन करेंगी। राउत ने आगे कहा, द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला हैं और देश में आदिवासियों के लिए एक भावना है। हमारे कई विधायक और सांसद भी आदिवासी समुदाय से हैं, इसलिए हमने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम मार्गरेट अलवा का समर्थन करेंगे। बता दें कि शिवसेना ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान किया था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उद्धव को मुर्मू के मुंबई दौरे का निमंत्रण नहीं दिया। यानी शिवसेना को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया था, जिससे उद्धव गुट नाराज है। इसके अलावा उद्धव को बीजेपी की मंशा तो समझ आ गई, साथ ही उसे यह भी आभास हो गया कि उनका एनडीए उम्मीदवार को समर्थन करना कांग्रेस को कतई पसंद नहीं आया है। ऐसे में कांग्रेस उद्धव का साथ छोड़ सकती है और उद्धव ऐसा नहीं चाहेंगे, इसलिए उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने मार्गरेट अलवा का समर्थन करने का मन बना लिया है। सिर्फ शिवसेना ही नहीं, कई और दल भी इस चुनाव में अलवा का समर्थन कर सकते हैं और शिवसेना की तरफ से हुई इस शुरुआत से इस बात के संकेत मिलने लगे हैं। यानी उपराष्ट्रपति चुनावों में पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है। तो अब आइए समझ लेते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं। इस चुनाव में मनोनीत सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। मतलब चुनाव में कुल 788 वोट डाले जा सकते हैं। इसमें लोकसभा के 543 सांसद और राज्यसभा के 245 सदस्य वोट करते हैं। इसमें राज्यसभा के 12 मनोनीत सांसदों को भी वोटिंग का अधिकार होता है। राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सांसद वोट नहीं करते। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को 15,000 रुपए जमानत राशि के तौर पर जमा कराने होते हैं। चुनाव हार जाने या 1/6 वोट नहीं मिलने पर यह राशि जब्त हो जाती है। इस चुनाव की खास बात यह है कि वोटिंग के दौरान सांसद को एक ही वोट देना होता है, लेकिन उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है। बैलेट पेपर पर मतदाता को अपनी पसंद को 1, दूसरी को 2 और इसी तरह से प्राथमिकता तय करनी होती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत होता है। इसमें मतदान खास तरह से होता है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में जितने सदस्यों के वोट पड़ते हैं उसकी संख्या में 2 से भाग देते हैं और फिर उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए कि चुनाव में कुल 787 सदस्यों ने वोट डाला, तो इसे 2 से भाग देंगे तो 393.50 आता है। इसमें 0.50 को हटा देंगे, क्योंकि दशमलव की बाद की संख्या नहीं गिनी जाती है, इसलिए यह संख्या 393 हुई। अब इसमें 1 जोड़ने पर संख्या 394 होती है। चुनाव जीतने के लिए 394 वोट मिलना जरूरी है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।